ओके। सो अगेन, तो फर्स्ट कम अगर हम बात करें लंग कैंसर की, तो लंग कैंसर आज के दिनों में दुनिया में ऑलमोस्ट सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर बन गया है, अगर हम सभी कैंसर को देखा जाए। सिमिलरली इंडिया में भी अब इसके नंबर्स बहुत रैपिडली बढ़ते जा रहे हैं, और ऑलमोस्ट इंडिया में मेल्स में भी ये सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर है, और फीमेल्स में थर्ड या फोर्थ मोस्ट कॉमन कैंसर बन गया है। और जनरली जब हम लंग कैंसर की बात करते हैं, जो जो पेशेंट्स हमारे ओपीडी हमारे हॉस्पिटल में प्रेजेंट करते हैं, वो जनरली एडवांस स्टेज में प्रेजेंट करते हैं। एडवांस स्टेज मीन्स वो स्टेज 3 या फिर मोस्ट कॉमनली स्टेज 4 होते हैं। तो ऑलमोस्ट 100 में से 70 केसेस ऐसे होते हैं जो हमेशा स्टेज 4 में, या फिर कुछ केसेस स्टेज 3 में होते हैं, जहाँ पे शायद क्यूरेबल का ऑप्शन नहीं होता, जहाँ पे हमको दवाइयों से दे के ही कंट्रोल करना पड़ता है। सो और अगर जब हम ये एडवांस कैंसर लंग कैंसर केसेस देखते हैं, तो इसमें हम बहुत बार हमने डिस्कस कर चुका है, उसमें एनजीएस टेस्टिंग करते हैं या ड्राइवर म्यूटेशन टेस्टिंग करते हैं। जनरली ये टेस्ट हम इसलिए करते हैं कि आज के केसेस में, लंग कैंसर केसेस में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो चुका है। और ये लंग कैंसर केसेस मोस्ट ऑफ द टाइम ड्राइवर म्यूटेशन, मतलब कोई ना कोई जीन्स होता है जो ये कैंसर्स को ग्रो करता है। और हम उनमें एनजीएस टेस्टिंग या फिर अदर आईएससी मार्कर या आरटीपीसीआर, बहुत सारे कुछ टेस्ट करते हैं जिनसे हम ये ड्राइवर म्यूटेशन टेस्ट करने की कोशिश करते हैं। और अगर वो पॉजिटिव आता है, तो उस ड्राइवर म्यूटेशन उस जीन्स के लिए कुछ थेरेपीज देते हैं, जिनको टारगेटेड थेरेपीज बोलते हैं। तो जो ये एडवांस लंग कैंसर केसेस होते हैं, और जो हमारे पास आज के डेट में मेथड्स अवेलेबल है इनको टेस्ट करने के लिए, तो उन ज़्यादा ऑलमोस्ट 50% केसेस में हम कोई ना कोई ड्राइवर म्यूटेशन जीन फाइंड कर लेते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हम उनकी ट्रीटमेंट करते हैं। सो जो ये ड्राइवर म्यूटेशंस होते हैं, इस ऑलमोस्ट मोर देन 12 से 15 म्यूटेशंस ऐसे हैं जिनके लिए ट्रीटमेंट में अवेलेबल है। तो इसमें से भी जो सबसे मोस्ट कॉमन म्यूटेशन होता है वो ईजीएफआर होता है। ईजीएफआर के अलावा अल्क होता है, रॉस होता है, मेट होता है, एनटी आर के, हर्टू म्यूटेशन। ये सब कुछ नोन म्यूटेशन है, जिनमें से ऑलरेडी पता भी होगा, जो इन बीमारी से जूझ रहे हैं। और इसी से रिलेटेड ट्रीटमेंट्स आप टाटा हॉस्पिटल या अदर हॉस्पिटल से ले भी रहे होंगे। सो फर्स्ट हम ईजीएफआर की बात करते हैं। तो ईजीएफआर जो जितने भी लंग म्यूटेशंस नोन है, उसमें सबसे कॉमन म्यूटेशन होता है। ऑलमोस्ट इंडिया में 25% से 30% केसेस लंग कैंसर के ऐसे होते हैं जिनमें ये ईजीएफआर म्यूटेशन पाया जाता है। और ये जो 25-30% केसेस की बात करें हम, ये प्रूवन है, ये टाटा की स्टडी हुई थी जिनमें उन्होंने अपने लंग कैंसर केसेस की स्टडी की थी। और पाया था कि 23%, 25% केसेस लंग म्यूटेशन ईजीएफआर म्यूटेशन होता है। और ये जो म्यूटेशन हुआ था, ये ओल्ड मेथड से हुआ था। उसके बाद सब एनजीएस टेस्टिंग आ गई, और एनजीएस टेस्टिंग से हम देख रहे हैं कि ईजीएफआर म्यूटेशन इवन मोर कॉमन हो गया। मे बी 30-35% केसेस में ये म्यूटेशन पाया जाता है। तो ये सबसे नोन म्यूटेशन है, सबसे कॉमन म्यूटेशन है। और इसमें आप देख सकते हो कि मल्टीपल ड्रग्स अवेलेबल है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जनरेशन ऑलरेडी इंडिया में अवेलेबल है, और पेशेंट कंफर्टेबली ले रहे हैं। और जनरेशन ड्रग्स भी ट्रायल्स में है, जो अप्रूवल्स भी आ चुके हैं कुछ ड्रग्स के वेस्टर्न कंट्रीज में। और होपफुली सम टाइम में इंडिया में भी ये चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। तो फर्स्ट जनरेशन हम जैसे देख रहे हैं जेफिटिनिब, बर्लोटिनिब, फिर सेकंड जनरेशन एफाटिनिब, डाकोमेटिनिब, थर्ड जनरेशन ड्रग्स है ओसिमर्टिनिब, लाइजर्टिनिब। और ऑलमोस्ट जितने भी लोग आज अटेंड कर रहे हैं, डेफिनेटली कुछ ना कुछ या ज़्यादातर केसेस इन दवाइयों से गुजर चुके होंगे। तो तो ओवरऑल देखा जाए, जब हम कीमोथेरेपी से कंपेयर करते हैं इन टैबलेट्स थेरेपी की, तो ये बहुत सेफ होते हैं। जितना हम कीमोथेरेपी में साइड इफेक्ट्स देखते हैं, कंपेरेटिवली बहुत कम मात्रा में हम इन टैबलेट्स कंपेरेटिवली बहुत कम मात्रा में हम ये टैबलेट्स पे देखते हैं। सो अगर हम आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो जो जो दो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट्स आप फेस करते हो, एक तो होता है स्किन की कुछ प्रॉब्लम्स देखते हो, जो कि स्किन रैश हो सकती है, या ड्राई स्किन हो सकता है, या ईचिंग हो सकती है। और होता है आपके पेट में प्रॉब्लम हो सकती है, जो कॉमनली डायरिया के रूप में प्रेजेंट कर सकती है, या कभी कभी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, या कभी कभी मिक्स होता है कि डायरिया भी हो जाता है, बीच में कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है। लेकिन प्रिडोमिनेंटली जो हम देखते हैं कि पेशेंट्स डायरिया के रूप में प्रेजेंट करते हैं, कि जब करते उन्हें डायरिया होने लगता। तो अगेन जो हम ईजीएफआर मार्कर जो हम देखते हैं कि जो ये लंग कैंसर सेल्स में मिलते हैं, सेम ये जो ईजीएफआर जीन होता है, ये आपके स्किन त्वचा की जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं उसमें भी मिलती है। ऐसे ही जो आपकी जीआई ट्रैक होती है, जो पेट की लाइनिंग होती है, उसमें भी एपिथेलियम होते है, उसमें भी मिलता है। तो इसलिए ज्यादातर करके ये हमारे कैंसर को कंट्रोल करने के साथ साथ हमारे स्किन को और हमारे जीआई ट्रैक
को भी अफेक्ट करता है। तो ऑलमोस्ट अगर हम स्किन की बात करें तो ऑलमोस्ट 30 to 80% केसेस कोई ना कोई तरह से ये स्किन की प्रॉब्लम होती है। और इसमें से 10 to 30% केसेस ऐसे होते हैं जिनमें कि ग्रेड 3 या उससे भी ज्यादा ग्रेड 4 या बहुत रेयरली ग्रेड 5 साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं अगर प्रॉपर मैनेजमेंट उस साइड इफेक्ट्स का ना किया जाए। तो जनरली जो स्किन प्रॉब्लम्स होते हैं हमारे क्लिनिक में इस तरह से प्रेजेंट है। बहुत बार पेशेंट आते हैं बोलते हैं कि सर हमारी स्किन ड्राई होते जा रही है। बहुत बार इस ड्राई पैच में ईचिंग की कंप्लेंट्स आती है। बहुत बार कुछ हेयर लॉस होने लगती है या हेयर्स उनके बहुत ड्राई होकर फ्रेजाइल हो जाती है। बहुत बार इफेक्ट आने लगते हैं कि नेल्स उनके टूटने, नेल्स में पस जमा होने लगता है। और लास्ट जो होता है बहुत कम होता है, जो हैंड फुट सिंड्रोम में जनरली आपके हाथों के जो पंजे होते हैं, पैरों के पंजे होते हैं, उसमें स्किन निकलने लगती है, उसमें इन्फेक्शन होने लगता है, उसमें पस जमा होने लगता है। तो ये कॉमन स्किन साइड इफेक्ट्स हम देखते हैं। जो जो मोस्ट कॉमन होता है वो रैशेस के रूप में आते हैं कि बहुत बार छोटे छोटे वेसिकल्स बनते हैं या पिस्टुल बनते हैं, जो पूरे जनरली टीकिया इस ईजीएफआर टीकिया में फेस में आते हैं, हमारे अपर बैक में आते हैं, अपर चेस्ट में आते हैं और गले में आती है। जनरली ये साइड इफेक्ट्स जब हम ये ट्रीटमेंट शुरू करते हैं इनिशियल 2-3 हफ्तों में शुरू हो जाती हैं। तो और एक तरह से देखा जाए जिन पेशेंट्स में ये स्किन साइड इफेक्ट्स होते हैं हम मानते हैं कि उन उन पेशेंट्स में ये दवाई बहुत अच्छा काम करती है। तो एक दो इसके दोनों ही साइड, दोनों ही पॉइंट है कि पेशेंट्स थोड़े ट्रबल होते हैं, बट लेकिन जिनमें हम देखते हैं और कुछ स्टडीज भी हुई जिनमें देखा गया कि जो पेशेंट्स इस साइड इफेक्ट से गुजरते हैं उनमें दवाई करती है, ज़्यादा समय तक काम करती है। लेकिन ये रूल ऑफ थंब नहीं है, जरूरी नहीं कि हर साइड इफेक्ट्स आए वो हर पेशेंट्स में अच्छा काम करे, बट एक ट्रेंड देखा गया है। सिमिलरली जब ये साइड इफेक्ट्स होते हैं तो उसको कुछ मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू हम ग्रेडिंग करते हैं कि ग्रेड 1 है या ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है, ग्रेड 4, ग्रेड 5। बेसिकली जो स्किन रैश है ओवरऑल ये सिर्फ टीकेआई के लिए नहीं, ओवरऑल कीमोथेरेपी रिलेटेड या कोई भी ड्रग रिलेटेड इसकी इसके हिसाब से ग्रेडिंग की गई है। बट जो हम ग्रेडिंग होती है, ग्रेड 1 होता है जो लेस देन 10% आपकी बॉडी सरफेस एरिया इन्वॉल्व होती है। ग्रेड 2 जो होता है 10 to 30% इन्वॉल्व होती है। ग्रेड 3 जो होता है मोर देन 30% इन्वॉल्व होता है बॉडी सरफेस एरिया। ग्रेड 4 ऐसा होता है कि जहाँ पे पेशेंट्स को हॉस्पिटल की एडमिशन की जरूरत पड़ती है उसको ट्रीटमेंट करने के लिए। और ग्रेड 5 ऐसा होता है जिसमें पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो बट ये जो मेथड है ये एक्चुअली जनरलाइज मेथड है। जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया कि जो हमारे ईजीएफआर टीके की साइड इफेक्ट जनरली हमारे फेस में और अपर पार्ट ऑफ बॉडी होती है। तो इसलिए ये ग्रेडिंग को 100% हम श्योर मतलब एक्यूरेट नहीं मान सकते, बट प्रेजेंटली हमारे पास लिमिटेशन है कि हम इसी के हिसाब से ग्रेडिंग करते हैं। तो का तो नेक्स्ट पार्ट आता है कि हम अगर ये साइड इफेक्ट्स किसी को होती है तो इसको हम मैनेज कैसे करें। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि हम एज अ डॉक्टर हम पेशेंट्स को पहले से ही इसके बारे में इंफॉर्मेशन दें। तो हमारी पेशेंट काउंसलिंग सबसे इम्पोर्टेंट होती है कि जब हम ये दवाइयाँ शुरू करते हैं तो पेशेंट को बताएं कि ये स्किन रैशेज जो होते हैं सबसे कॉमन साइड इफेक्ट्स है, और ये जनरली स्टार्ट ऑफ थेरेपीज में ही फर्स्ट सेकेंड थर्ड वीक में ही आना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए ये प्रिवेंशन करने के लिए हमको पेशेंट्स की इनिशियल कुछ मंथ मतलब इनिशियल 6 मंथ जो गाइडलाइन है कि इनिशियल 6 मंथ हमको स्ट्रिक्टली वीकली पेशेंट्स के स्किन मॉनिटर करनी चाहिए कि कोई साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे। फिर कुछ चीजें हैं डूज और डोंट्स जो हम आगे भी डिस्कस करेंगे कि पेशेंट्स को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए जब ये ट्रीटमेंट शुरू होती है। फिर भी अगर किसी पेशेंट को स्किन रैश या कोई भी स्किन प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको मैनेज कर कैसे करें, वो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू फिर भी मैं एक बार आपको शॉर्ट में बता दूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट गोल होता है इन सब चीज़ों का कि पेशेंट्स अपनी ट्रीटमेंट कंटिन्यू करें, अपनी डोज को ना कम करें, अपने बार बार उनका ट्रीटमेंट इंटरप्शन ना हो, ताकि जो आइडियल आउटकम हम चाहते हैं कि पेशेंट्स की बीमारी अच्छे से कंट्रोल हो और लंबे समय तक पेशेंट अपनी लाइफ जी सके, अगर हम वो ट्रीटमेंट को अच्छी तरह से कंटिन्यू कर पाएंगे तो ये अल्टीमेट गोल होता है। सो ये डूज एंड डोंट्स है। तो कोई भी हम जब ट्रीटमेंट शुरू करते हैं हमको पेशेंट्स को उनके प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में बताना चाहिए, जिससे कि उनको स्किन रैशेस या कोई किसी भी तरह स्किन की दिक्कत, स्किन की साइड इफेक्ट्स ना हो। सबसे इम्पोर्टेंट होता है कोई भी एरिया जो ड्राई हो सकता है हम रेगुलर मॉइस्चराइजर यूज करें, दिन में कम से कम 2 बार यूज करें और जो कि अल्कोहल फ्री हो। तो बहुत सारे आजकल मार्केट्स में क्रीम आ गई हैं जो मॉइस्चराइजर क्रीम आ गई जो अल्कोहल फ्री होती है। तो हमको पेशेंट्स को काउंसिल करना चाहिए कि रेगुलर ओपीडीज में आए और ये मॉइस्चराइजर क्रीम यूज करें, स्पेशली स्पेशली जहाँ पे ड्राई जो एक्सपोज्ड एरिया होते हैं हमारे हैंड्स
नेक और फेस, जो हमेशा हम सन में जाते हैं और हमेशा ड्राई हो जाते हैं, यहाँ पे मॉइस्चराइजर यूज करें। और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमारा सूर्य सन सन एक्सपोजर भी बहुत कम हो। और हो सके तो अगर हम सन जैसे कहीं आप बीच पे जा रहे हैं या कहीं भी सन एक्सपोज एरिया में जा रहे हैं माउंटेन पे, तो सनस्क्रीन भी यूज किया करें और हमेशा एडेक्वेट मात्रा में अपने फेस को, अपर बॉडी को सनस्क्रीन से कवर कर ले जब हम किसी ऐसे एरिया में जा रहे हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा सन एक्सपोजर हो। उसके अलावा जो प्रोडक्ट आपकी स्किन को ड्राई कर सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा नहाने के बाद जब आप सोप यूज करते हो तो आपकी स्किन बहुत ड्राई हो जाती है। अल्कोहल बेस्ड जो परफ्यूम्स होते हैं, वो भी चीजें आप जब अप्लाई करते हो तो आपकी स्किन ड्राई कर देती है। और बहुत बार हम कैलामिन लोशन ऐसे यूज कर लेते हैं, लेकिन आप ऑब्जर्व करोगे कि जब आप ये सब कैलामिन लोशन या कोई भी ओवर द काउंटर ऐसी चीजें यूज करते हो जो आपको फुंसी उनसी बचाने के लिए, ये सब आपकी स्किन को बहुत ड्राई करते हैं। तो जब आप ये सब ट्रीटमेंट शुरू करते हो तो ये सब चीज़ों को आपको बहुत केयरफुली, प्रीफरेबली अवॉइड करना चाहिए या फिर बहुत केयरफुली यूज़ करना चाहिए। तो जो भी चीज़ें आपकी स्किन को ड्राई करती हैं, सोप हो या परफ्यूम हो या फिर ओवर द कुछ भी फुंसी उनसी की दवाइयाँ हो जो कैलामिन लोशन हम बोलते हैं, वो सब चीज़ें उस समय हमको अवॉइड करना चाहिए। और जब आप शावर भी लेते हो तो आपको लंबे समय तक गर्म पानी से शावर लेना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उससे भी स्किन आपकी काफ़ी समय तक ड्राई हो जाती है। तो हमेशा ठंडे वाटर से या फिर बहुत हल्के गर्म वाटर से आपको नहाना चाहिए। फिर ये तो हो गया डूज एंड डोंट्स जो आपके लिए बहुत यूजफुल है। उसके अलावा फिर भी अगर किसी को स्किन की रिएक्शन आ भी जाती है तो ये फिर हमारे लिए है। तो हमको पेशेंट्स को क्लिनिक में बुलाना होता है, उनकी जो भी स्किन रैश होती है हमको देखना पड़ता है कि वो कितने सीवियर लेवल की है, वो बहुत कम है मात्रा में है, मीडियम मात्रा में है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में है। अगर बहुत कम मात्रा में है तो जनरली हमको पेशेंट की दवाई रोकने की ज़रूरत नहीं है, बस पेशेंट की काउंसलिंग करनी पड़ेगी। फिर से उन्हें जो मैंने अभी डूज एंड डोंट्स डिस्कस किए, वो चीज़ों को इम्फेसाइज करना पड़ेगा कि वो स्ट्रिक्टली मॉइस्चराइजर यूज़ करे, सनस्क्रीन यूज़ करे, ड्राई जो ऐसी चीज़ों को अवॉइड करो जो स्किन को ड्राई करेंगी। और बहुत अगर ज़रूरत पड़ती भी है तो हम बहुत वीक स्टीरॉयड है, स्टीरॉयड की क्रीम आती है वो दे सकते हैं जो कि स्किन में लगा सकते हैं जिससे कि वो कम हो जाए। और फिर अगेन हमको पेशेंट को रेगुलरली फॉलो अप करना करना चाहिए, जिससे कि हम उनकी प्रोग्रेस को फॉलो कर सकें। और अगर किसी पेशेंट को मॉडरेट मतलब मीडियम तरह का हो जाता है तो उसमें हमको स्किन ये क्रीम के साथ में कुछ एंटीबायोटिक की गोलियां भी देनी पड़ती है, कॉमनली डॉक्सीसाइक्लिन या माइनोसाइक्लिन होती है, जिससे कि धीरे धीरे वो कंट्रोल हो जाती है। और जो पेशेंट्स को बहुत सीवियर रिएक्शंस होती हैं उनको ये लोकल क्रीम प्लस ये टैबलेट के अलावा बहुत बार एक स्ट्रॉन्गर स्टीरॉयड भी देना पड़ता है, मिथाइल प्रेडनिसोलोन या फिर प्रेडनिसोलोन की गोलियां, जो कि ये सीवियर रिएक्शंस को प्रिवेंट कर सकती हैं। तो सबसे पहले आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि जो भी डॉक्टर्स मिलते हैं तो आप उनसे डिस्कस कीजिए कि क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं। और जब हम पेशेंट्स को ट्रीटमेंट शुरू करते हैं उनकी प्रॉपर काउंसलिंग करें, उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है बताएं। और फिर भी अनफॉर्चुनेटली अगर ट्रीटमेंट हो जाती है तो ये गाइडलाइन है जिसके अकॉर्डिंग हमें पेशेंट की ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। सो ये स्किन साइड इफेक्ट से हमारा मेन जो टेक होम मैसेज यही है कि जब भी हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो प्रॉपर आपकी काउंसलिंग होनी चाहिए। जो मैंने आपको डूज एंड डोंट्स बताए हैं वो प्रॉपर फॉलो होना चाहिए, जिसमें आपको स्किन ड्राई होने से बचाना चाहिए, रेगुलर मॉइस्चराइजर और समटाइम्स सनस्क्रीन यूज करना चाहिए, और गर्म बहुत देर तक गर्म वाटर से नहाना अवॉइड करना चाहिए। फिर भी अगर अनफॉर्चुनेट अगर आपको रैश आ भी जाती है तो हमको उसके दवाइयाँ उपलब्ध है, उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। और जो मेन गोल होता है कि हम आपकी इस दरमियान ट्रीटमेंट कंटिन्यू करें, ट्रीटमेंट में इंटरप्शन ना आए और आपका डोज की कम करने की भी आवश्यकता ना पड़े। तो ये था हमारा फर्स्ट स्किन साइड इफेक्ट्स। जो सेकंड है हमारा पेट पेट से दिक्कत जो कॉमनली डायरिया के रूप में होता है। तो जैसे हमने डिस्कस किया ईजीएफआर के जो जीन्स होती है हमारे पेट की एपिथेलियल सेल्स में भी मिलती हैं। और जनरली ये ईजीएफआर की वजह से बहुत बार हमारा बहुत क्लोराइड सिक्रेशन होता है, जिसके वजह से इलेक्ट्रोलाइट, और अगर हम उसको ध्यान ना दें तो किडनी फेलोर में भी फेलोर भी हो सकती है। और इसके साथ साथ जब आप इतनी बार लूज मोशन होती है तो आपके न्यूट्रिशन को अफेक्ट करती है। और ओवरऑल जब आपकी न्यूट्रिशन अफेक्ट होती है तो आप अपना ट्रीटमेंट नहीं ले पाते और धीरे धीरे चीज़ें मतलब आपकी बीमारी को भी कमज़ोर करती है और आपको भी कमज़ोर करती है। तो अगेन जब हम ये साइड इफेक्ट देखते हैं तो ऑलमोस्ट 70-80% केसेस में ये डायरिया हो सकती है, जो कि बहुत मामूली हो या बहुत सीवियर हो। तो जनरली ग्रेड 3 और मतलब सीवियर डायरिया हर 4 में से 1 पेशेंट को हो सकती है। अगेन इसको भी हम CTCAE से ग्रेड करते हैं, ग्रेड 1 टू ग्रेड 4। जो ग्रेड 1 होता है वो अप टू 3 डायरिया होता है पर डे। ग्रेड 2 जो होता है
3 to 5 डायरिया होता है, और मोर देन 5 डायरिया अगर होती है तो उसको ग्रेड 3 माना जाता है। ग्रेड 4 ऐसा होता है कि जिसमें पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है, एंटीबायोटिक्स की जरूरत पड़ती है, और ग्रेड 5 ऐसा होता है जिसमें पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो जब भी पेशेंट्स को ये ट्रीटमेंट हम शुरू करते हैं और कोई पेशेंट हमारे पास आके कंप्लेन करता है कि हमको डायरिया हो गई, तो जरूरी नहीं है कि वो डायरिया आपको इस टैबलेट्स की वजह से हो। ने ऐसे भी देखा होगा कि लाइफ, मतलब अब जब नॉर्मल अपनी लाइफ जीते हो तो भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको ये डायरिया हो सकती है। तो फर्स्ट हमारा काम होता है कि हम पहले ऐसी चीज़ों को देखें कि कोई ऐसी और या कोई बीमारी नहीं है जो जिससे आपको डायरिया होती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट हमको हिस्ट्री लेनी पड़ती है, जिसमें हम देखते हैं कि पेशेंट कोई ये क्रीमोफिन डुफाइलैक या कोई एंटीबायोटिक या कोई एसिडिटी वाली दवाई नहीं ले रही और ये दवाइयाँ ऐसी होती है कि जो खुद से भी डायरिया कर सकते हैं। तो हमको अगर ऐसी दवाई मिलती है तो उनको स्टॉप करके देखना पड़ता है और पेशेंट को मॉनिटर करनी पड़ती है। फिर दूसरी चीज़ होती है कि डाइट, आप किस तरह से डाइट ले रहे हो। आप बहुत ज़्यादा लैक्टोज ले रहे हो, मतलब मिल्क वाले प्रोडक्ट ले रहे हो, तो उससे भी उम्मीद होती है कि आपको डायरिया हो सकती है। या आप बहुत एक्सेस फाइबर्स खा रहे हो तो वो भी एक कॉमन कॉज होता है जो कि आप डायरिया कर सकती है। फिर सेकंड होता है कि आपकी कोई किसी भी कैंसर में आपकी इम्यूनिटी थोड़ी वीक हो सकता है कि आपको शायद पेट में इन्फेक्शन हुआ जिसकी वजह से आपको डायरिया हो रही हो, ना कि वो जो टैबलेट जो हमने शुरू किया आपके कैंसर के लिए। फिर लास्ट पार्ट हो सकता है कि आपकी पास्ट में कोई सर्जरी हुई हो जिसकी वजह से आपका बोवेल शॉर्ट हो गया हो, या की सर्जरी हुई हो वेट रिडक्शन के लिए। मेन चीज़ है कि मतलब जब आपको डायरिया होती है तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ये जो हमने टैबलेट शुरू की वही, और भी बहुत सारे मल्टीपल कॉजेज़ होंगी। जब आप डॉक्टर के पास विजिट करोगे, डॉक्टर्स आपकी प्रॉपर हिस्ट्री लेंगी कि हो सकता है कि उनको ये कॉजेज़ मिल पाए और वो आपको अननेसेसरी जो कैंसर ट्रीटमेंट स्टॉप करने के बजाय ये सब जो कॉमन कॉजेज़ है उनको पहले देखें, और अगर मिलती है तो उनको उनको मैनेज करें। उसके बावजूद भी अगर सब चीज़ें हो जाती हैं तो हमको साथ में कुछ पेशेंट की इनिशियल असेसमेंट भी करनी पड़ती है। कॉमन ब्लड टेस्ट सीबीसी देखना पड़ता है कि आपके डब्ल्यूबीसी काउंट कम तो नहीं हो गए हैं, हीमोग्लोबिन कम तो नहीं होगा। दूसरा आपकी किडनी फंक्शन भी चेक करनी पड़ती है कि आपकी किडनी प्रॉपर काम कर रही है, क्योंकि बहुत बार ये डायरिया में आपके वाटर लॉस बहुत हो, डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं और किडनी पे फंक्शन में अफेक्ट होने लगता है। फिर अदर कॉमन कॉजेज देखने के लिए हमको कभी कभी एक्सरे, सोनोग्राफी या पेट का सीटी स्कैन भी करना पड़ सकता है। एट द एंड हो सकता है कि कभी कभी कॉजेज ढूंढने के लिए हमको एंडोस्कोपी भी करनी पड़ती है, और बहुत बार हमने ऐसा देखा भी एंडोस्कोपी करते हैं और बहुत बार वर्म्स निकलते हैं पेट में। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको हमको हिस्ट्री लेनी पड़ती है, जांच करनी पड़ती है, उसके हिसाब से आगे का डिसीजन लेना पड़ता है। अल्टीमेटली जब हम एंड में आते हैं तो अ, किसी पेशेंट को डायरिया हो रहा है और हम सस्पेक्ट करते हैं कि बाकी कोई कारण नहीं है, ज़्यादातर करके टैबलेट्स हो सकता है, तो पेशेंट को हम डाइट मॉडिफिकेशन एडवाइस करते हैं। तो जनरली जो हमको ऑयली, स्पाइसी और फ्राइड आइटम्स होते हैं वो अवॉइड करनी चाहिए। दूसरी एक होती है ब्राड डाइट। तो इसमें आपको बनाना, राइस, एप्पल सॉस और टोस्ट, ये डाइट लेनी चाहिए प्रिफरेबली जब आपको डायरिया होता है। हो सकता है कि ये सब डाइट मॉडिफिकेशन से ही आपकी डायरिया ठीक हो जाए। और जो जो फूड डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट होते हैं जैसे कैबेज होते हैं, स्प्राउट्स होते हैं, ब्रोकोली होती है, ये चीज़ों को हमको फूड में अवॉइड करना चाहिए। तो बहुत बार अगर हम सिर्फ डाइट मॉडिफिकेशन ही ठीक से कर ले तो हो सकता है कि हमारी डायरिया कंट्रोल हो जाए। उसके अलावा हमको ठीक से हाइड्रेट होना पड़ेगा, तो डेली कम से कम हमारे 3 से 4 लीटर वाटर इनटेक होना चाहिए, जिससे कि हम अपनी बॉडी को फ्रेश हाइड्रेटेड रख सके, ताकि कोई हमको डायरिया का साइड इफेक्ट्स ना हो। और जब आप फ्लूइड लेते हो तो कम से कम कुछ फ्लूइड में आपको शक्कर और नमक मिला के लेना चाहिए, ताकि ये सब की मात्रा भी आपके बॉडी में बरकरार रहे। और प्रेफरेबली आपको मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट अवॉइड ही करना चाहिए, या फिर ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए। फिर एट द एंड ये होता है ये जो स्लाइड है या ये डॉक्टर्स के लिए कि किसी पेशेंट को डायरिया हो जाए तो कैसे मैनेज करना है। तो सिम्टोमेटिक ड्रग एक लोपेरामाइड होता है, जिसको इमोडियम या रोको नाम से टैबलेट होती है, जिनको हमको पेशेंट की इस डायरिया की मात्रा में देनी पड़ती है ताकि धीरे धीरे डायरिया कंट्रोल हो, जो कि हम पर डे 12 12 mg, मतलब एक बार 2 mg दे, हम उसको हर 4 4 घंटे में रिपीट कर सकते हैं। अगर उससे भी ना हो तो हम उसको 2 2 घंटे में भी रिपीट कर सकते हैं, बट ये आपको खुद से मेडिकेशन नहीं करना है, डॉक्टर से समझना है। डॉक्टर आपको गाइड करेंगे कितनी मात्रा में लेना है, कैसे लेना है। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट होगा। इसमें भी अल्टीमेट हमारा गोल यही होता है कि पेशेंट की ट्रीटमेंट ना रुके और उनकी डोज कम ना हो। देन लास्ट, मैंने बहुत बार आपके साथ मीटिंग की है लंग कनेक्ट में, जब मैं टाटा में था। सबसे कॉमन जो पेशेंट्स कंप्लेन करते थे, जैसे कोई पेशेंट अल्क वाली टीकिया ले रहा हो या मेट वाली टीकिया ले रहा हो, पैरों में सूजन आना, ये बहुत कॉमन का उनका क्वेश्चन था कि सर हमारे पैरों में सूजन आ रहा है, हम क्या करें। तो ये जो अल क्रॉस मेट वाले टीकेआईज होते हैं जनरली,
ये इनके साथ कॉमनली देखा गया है, 20 से 80% केसेस में ये साइड इफेक्ट होता है। और 10-20% केसेस ऐसे होते हैं जिनमें कि बहुत सीवियर मात्रा में ये होता है, जिसकी वजह से उनको ड्रग रोकनी पड़ती है या फिर गोली भी, ट्रीटमेंट भी स्टॉप करनी पड़ती है। तो इसके कारण तो डेफिनेटली नहीं पता है, लेकिन जो हम जिस जीन्स के लिए देते हैं अल्कमेट, तो जनरली ये सेम जीन उनके जो वेसल्स होते हैं, लिम्फेटिक वेसल, जो नसें होती है लिम्फेटिक या ब्लड ब्लड चैनल्स, उनके एपिथेलियम में भी ये जीन्स मिलती है। अब जब ये दवाइयाँ देते हैं तो ये उनमें भी अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से उनके चैनल्स लीकी हो जाते हैं, और उनकी जो वाटर ब्लड ब्लड या लिम्फेटिक वाटर्स होते हैं वो आपके टिश्यू में आके डिपॉजिट होने लगता है, और उससे आपको पीडल इडिमा या पैरों में स्वेलिंग आने लगती है। तो इस इसमें भी हमको, जब हम इसलिए जब पेशेंट्स के हम ये टैबलेट शुरू करते थे, ये डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पेशेंट को काउंसिल करें, ताकि अगर किसी को थोड़ी बहुत मात्रा में पैरों में स्वेलिंग आती है, वो डरे ना, अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यू करे। तो इसलिए प्रिवेंशन में पेशेंट एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। पेशेंट को काउंसलिंग होनी चाहिए, पेशेंट अवेयर होना चाहिए कि ये साइड इफेक्ट्स हो सकती है, और इसके लिए पहले वो बिना ट्रीटमेंट स्टॉप किए पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें। और सिमिलरली हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि हम पेशेंट को बताएं कि जब हम ये सब ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, पेशेंट प्रॉपर लिम्ब एलिवेशन, जब आप सोते होते हो तो अपना लिम्ब एलिवेटेड रखे, बैठते भी हो तो अपना लिम्ब एलिवेट करके बैठे। और कंप्रेशन गारमेंट्स आते हैं, आपने स्टॉकिंग सुना होगा, जो आपके पैरों में चिपके रहते हैं, जिसकी वजह से आपके ब्लड सप्लाई प्रॉपर बनी रहती है। दूसरा हो सकता है कि आप फिजियोथेरेपी भी बीच बीच में करते रहे, जिसके थ्रू आपका मसाज हो और आपका ब्लड सप्लाई प्रॉपर बना रहे। और एट द एंड हम कुछ डायूरेटिक्स मिलते हैं फ्रूसीमाइड नाम से, बहुत बार दिया हुआ है हमने पेशेंट्स को, वो उनको यूज़ करनी पड़ती है। और आपको रेगुलर जब आप ये ट्रीटमेंट शुरू करते हो तो हर ओपीडी विजिट में आपको डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए कि आपके पैरों में सूजन है या नहीं है, अगर है तो, ताकि हम ये सब चीज़ें आपको वापस से एजुकेट कर पाए कि आपको लिम्ब एलिवेशन, कंप्रेशन गारमेंट्स, मसाज, और कभी कभी टैबलेट्स होती है फ्रूसीमाइड की, लाइसिक्स नाम आपने सुना होगा, वो सब टैबलेट्स लेनी पड़ सकती है। तो हर ओपीडी में आपको इन सब चीज़ों की भी चेकअप होते रहनी चाहिए। तो जब ये जिस जिस तरह से हमने स्किन रैश और ये देखा, डायरिया, उसी तरह से पीडीएडिमा भी ग्रेडिंग होती है। अगर ग्रेड 1 और 2 है तो जो मैंने आपको अभी मेथड्स बताया, उस मेथड से हमको कंजर्वेटिवली ट्रीट करना पड़ता है। अगर ग्रेड 3 हो जाती है तो आपकी दवाइयाँ रोकनी पड़ती है कुछ समय के लिए, और जब आपका डायरिया कंट्रोल हो जाता है, आपकी पैर की स्वेलिंग कंट्रोल हो जाती है, तो हम डोज रिड्यूस करके ट्रीटमेंट रीस्टार्ट कर सकते हैं। अगर किसी को ग्रेड 4 डायरिया, पैरों में स्वेलिंग आ रही थी, तो अल्टीमेटली हमको ट्रीटमेंट स्टॉप ही करनी पड़ती है। तो ये 3 कॉमन चैलेंजेस है जो हमने रेगुलरली आपके साथ लंग कनेक्ट मीटिंग में अटेंड की, तो देखी है कि पेशेंट स्किन रैश से परेशान होते हैं, या डायरिया से परेशान होते हैं, या पीडीएडिमा से परेशान होते हैं। तो ये कॉमन मीडिया प्रॉब्लम्स है जिसके मैंने आपको कुछ सोल्यूशन बताए हैं, और ये आपको हमेशा डॉक्टर से डिस्कस भी करनी चाहिए। उसके अलावा देखा जाए तो साइड इफेक्ट्स की मतलब कोई गिनती नहीं है। बहुत सारे ब्लड के साइड इफेक्ट्स होते हैं, शुरू करें हम सीबीसी से, तो किसी के हीमोग्लोबिन कम होना, प्लेटलेट कम होना, डब्ल्यूबीसी काउंट कम होना, उसके बाद लीवर की बात करें तो लीवर में भी किसी के एंजाइम्स बढ़ जाते हैं, बिलिरुबिन्स बढ़ जाते हैं। फिर किडनी में भी किसी की क्रिएटिनिन बढ़ने लगती है, किडनी फेल होने लगती है। उसके अलावा ये दवाइयाँ जो होती है आपके हार्ट में भी अफेक्ट कर सकती है, तो इसलिए हर बार रेगुलरली हमको ईसीजी भी मॉनिटर करनी पड़ती है, ताकि